बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एनालिटिक ज्योमेट्री के कुछ मजीद कंसेप्ट्स और उनके रेलेवेंट प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 4.4 से सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस। मैं आपके सामने दो लाइंस ड्रॉ करता हूं। इसको मैं कह रहा हूं लाइन 1 और दूसरी लाइन है लाइन 2। स्टूडेंट्स, इन दो लाइंस के दरमियान कितने एंगल्स पॉसिबल हैं? शाबाश, द आंसर इज 4। एक एंगल होगा हमारे पास यहां पर, एक एंगल होगा यहां पर, देन यहां पर और देन यहां पर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर, इनमें चार में से दो दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं। अब कौन से एंगल्स आपस में इक्वल हैं? द आंसर इज ये दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं। किस रीजन से? द आंसर इज दे आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब भी इस तरह से दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हों तो इस तरह से जो ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। ये दो एंगल्स वर्टिकली अपोजिट हैं, आपस में इक्वल होंगे, और ये दो एंगल्स भी वर्टिकली अपोजिट हैं, ये आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब है कि यहां पर बुनियादी तौर पर सिर्फ और सिर्फ दो एंगल्स हैं। एक को मैं कह देता हूं थीटा और एक को मैं कह देता हूं फाई। अब स्टूडेंट्स, हमने यहां पर बात करनी थी कि हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस, और हमारे पास यहां पर आ चुके हैं दो एंगल्स, एक है थीटा और एक है फाई। थीटा भी लाइन 1 और लाइन 2 के दरमियान एंगल है और फाई भी लाइन 1 और लाइन 2 के दरमियान एंगल है। अब इन दोनों में फर्क कैसे करना है? स्टूडेंट्स, इस फर्क को वाज़े करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज कन्वेंशन यूज की गई। अब अगर आप एंटी क्लॉकवाइज कन्वेंशन यूज करें तो ये हमारे पास फाई एंटी क्लॉकवाइज एंगल बन गया फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 1, और थीटा जो है दिस इज एंटी क्लॉकवाइज एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2। आप देखें टेल जो है ये लाइन 1 के साथ है और हेड जो है ये लाइन 2 के साथ है। दोबारा सुने, फाई इज द एंगल फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 1 एंड थीटा इज द एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2। अगर आप इसी एंटी क्लॉकवाइज कन्वेंशन को कंटिन्यू रखें तो ये आपके पास दोबारा से फाई, चूंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और दोबारा देखें फाई इज एंगल फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 1। ये टेल जो है ये लाइन 2 के ऊपर है और हेड जो है ये लाइन 1 के ऊपर है, और यहां पर दोबारा आ गया आपके पास थीटा और एंटी क्लॉकवाइज कन्वेंशन, ये आपके पास एंगल बन गया थीटा फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2। आप यहां पर देखें या यहां पर देखें, दोनों सूरतों में एक ही चीज आपको दिखाई दे रही है, यानी देयर आर टू एंगल्स बिटवीन टू लाइंस। एक एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 और दूसरा एंगल फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 1। स्टूडेंट्स, इन दो एंगल्स का सम क्या होगा जरा देखें। यहां से आपने स्टार्ट लिया, यहां से यहां तक फाई, और देन स्टार्ट हुआ थीटा, यहां से कंटिन्यूड यहां पर। इन दो एंगल्स का सम क्या बन गया? द आंसर इज 180 डिग्रीज, यानी थीटा प्लस फाई या फाई प्लस थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। रीजन, दीज टू एंगल्स आर एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एडजेसेंट एंगल्स हैं। सो स्टूडेंट्स, हम ये बातें नोट डाउन कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे। पहली बात यह है कि थीटा इज द एंटी क्लॉकवाइज एंगल theta is the anti-clockwise angle from line 1 to line 2. Phi is the anti-clockwise angle from line 2 to line 1. और फर्दर इन दोनों एंगल्स का सम थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अगर हम सर्कुलर मेजर में बात करें, रेडियन मेजर में बात करें, तो हम इसे लिखेंगे पाई। अब स्टूडेंट्स, हमें ये एंगल्स मालूम करने हैं। फर्ज करें कि अगर हम थीटा मालूम कर लेते हैं
तो इस बेस पर क्या हम फाई मालूम नहीं कर लेंगे? अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाए एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2, तो हम उसे 180 में से अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास फाई की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपके पास फाई की वैल्यू आ जाए तो 180 में से अगर आप फाई को माइनस करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। यानी हमें इन दोनों में से कोई एक एंगल मालूम करना है। आइए अब डिस्कस करते हैं कि एंगल मालूम करने का फॉर्मूला क्या है और उसकी डेरिवेशन देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में पेज नंबर 219 पर थ्योरम है, उसकी स्टेटमेंट है लेट L1 and L2 be two non-vertical lines. If M1 and M2 are the slopes of L1 and L2 respectively, then the angle theta from line 1 to line 2 is given by। यहां पर हम थीटा मालूम करने का फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। टेंजेंट ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू M2 माइनस M1। M2 लाइन 2 की स्लोप और M1 लाइन 1 की स्लोप, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस M1 इंटू M2। स्टूडेंट्स, इस थ्योरम की स्टेटमेंट में अगर हम गौर करें तो यहां पर लिखा गया है L1 and L2 be two नॉन वर्टिकल लाइंस। स्टूडेंट्स, लाइन 1 और लाइन 2 को नॉन वर्टिकल क्यों होना चाहिए? शाबाश, जरा रिकॉल करें। हमने लाइन की जो डिफरेंट इक्वेशंस पढ़ी वहां पर भी हमने बार बार नॉन वर्टिकल लाइंस की बात की थी। रीजन क्या होता है नॉन वर्टिकल लाइन को कंसिडर करने का? द आंसर इज वर्टिकल लाइन की स्लोप हो जाती है अनडिफाइंड। ये वर्टिकल लाइन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई प्लेन बात की जा रही है, ये बात याद रहे आपको। वर्टिकल लाइन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई प्लेन, यानी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई प्लेन किसी लाइन को एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। उस सूरत में होगा क्या? स्लोप हो जाएगी अनडिफाइंड। अगर किसी एक लाइन की भी स्लोप अनडिफाइंड हुई तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकेंगे। आप M1 या M2 की जगह पर सिर्फ और सिर्फ डिफाइंड स्लोप पुट कर सकते हैं, यानी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू स्लोप की पुट कर सकते हैं। आप अनडिफाइंड पुट नहीं कर सकते। अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है तो दोनों लाइंस नॉन वर्टिकल होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई प्लेन, यानी दोनों लाइंस की स्लोप्स डिफाइन होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला है हमारा थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। आप समझ गए होंगे कि हम इस पर टेंजेंट इनवर्स अप्लाई करेंगे, हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब सवाल यह है कि फाई की वैल्यू कैसे आएगी? एक तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि अगर आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाए तो आप इस फैक्ट को यूज करें कि ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी इन दोनों का सम 180 डिग्रीज है। आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाए, आप 180 डिग्रीज में से थीटा को माइनस करेंगे, आपके पास फाई की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन फाई के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता? तो स्टूडेंट्स, वो भी आपको बता देता हूं। टेंजेंट ऑफ फाई विल बी इक्वल टू, अब यहां पर फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 आप चल रहे हैं, लाइन 1 टू लाइन 2। अब दूसरा एंगल फाई जो है वो है फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 1। उसमें चेंज सिर्फ और सिर्फ ये आएगा कि यहां पर M2 पहले है, वहां पर M1 पहले होगा। M1 माइनस M2 ओवर, नीचे चूंकि सम है तो एज इट इज ही रहेगा। अब सवाल यह है कि आपको याद कैसे रहेगा कि किस फार्मूला में M2 पहले आना है और किस फार्मूला में M1 पहले आना है। स्टूडेंट्स, हमारे पास थीटा क्या है? थीटा इज एंटी क्लॉकवाइज एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2। अब जरा देखिएगा, अगर आप यहां पर एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से एक आर्क लगाएं, एंटी क्लॉकवाइज, थीटा क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां से लाइन 1 से लाइन 2 की तरफ थीटा एंगल बन रहा है। अब इस फार्मूला के ऊपर मैंने इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज आर्क लगाई तो ये क्या बन गया? M1 टू M2। लाइन 1 से लाइन 2 हमारे पास था थीटा, M1 से M2 हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज आर्क बन रही है। अब फाई क्या है? फाई इज एंगल फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 1। यहां पर जरा एंटी क्लॉकवाइज आर्क लगाएं, फ्रॉम स्लोप ऑफ लाइन 2 टू स्लोप ऑफ लाइन 1। ये आपके पास एक इनफैक्ट एक ट्रिक सा बन रहा है ताकि आपको याद रहे कि आप कौन सा एंगल मालूम कर रहे हैं और वो किस तरह से मालूम होगा। स्टूडेंट्स, आइए अब इस फार्मूला की डेरिवेशन देखते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारा एक्स वाई प्लेन, इसमें आप देख रहे हैं दो लाइंस, दोनों नॉन वर्टिकल लाइंस हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई प्लेन। लाइन 1 का इंक्लिनेशन है अल्फा 1, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लाइन 1 का जो एंगल बन रहा है दैट इज अल्फा 1, और लाइन 2 का जो इंक्लिनेशन है दैट इज अल्फा 2।
इसी पैटर्न पर लाइन 1 की स्लोप को हम m1 और लाइन 2 की स्लोप को हम m2 से डिनोट करेंगे। ये बात थ्योरम की स्टेटमेंट में भी बताई गई है। लाइन 1 से लाइन 2 की तरफ एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो है दैट इज थीटा, यानी ये जो एंगल है इट इज थीटा। ये भी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स थे और ये भी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज एंगल, दिस इज थीटा। अब स्टूडेंट्स मेरा सवाल आपसे ये है, हमने थीटा मालूम करना है, हम यहां पर कुछ वर्किंग करने जा रहे हैं, कुछ ज्योमेट्री के कंसेप्ट्स यूज करेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मैं यहां पर इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा। शाबाश जी, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, एक्स एक्सिस और ये लाइन पैरेलल लाइंस हैं। ये है ट्रांसवर्सल, ये लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। अगर ये एंगल अल्फा 1 है तो इसका मतलब है कि ये एंगल भी अल्फा 1 होगा। किस तरह से? दीज आर कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये एंगल भी अल्फा 1 होगा। अब यही लॉजिक जरा लाइन 2 पर अप्लाई करें। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये लाइन, ये दोनों आपस में पैरेलल, ये हमारे पास लाइन 2 इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये एंगल अगर अल्फा 2 है तो अल्फा 2 यहां पर कैसे बनेगा? द आंसर इज अल्फा 2 बनेगा यहां पर, दिस इज अल्फा 2। अब स्टूडेंट्स आप वाज़े तौर पर यहां पर देख रहे हैं कि अल्फा 1 और थीटा का सम अल्फा 2 है। यही बात यहां पर लिख लेते हैं, अल्फा 2 इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा 1। यह बात अगर आपको डाइजेस्ट हो गई है तो हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स जितनी हमने वर्किंग की इसके बारे में यहां पर जिक्र करते हैं। हम यहां लिखेंगे रेफर्ड टू diagram there are two non-vertical lines, L1 and L2 दो non-vertical lines हमें नजर आ रही हैं। स्लोप ऑफ L1, बल्कि पहले इंक्लिनेशन का अगर हम जिक्र करें, क्योंकि स्लोप का जिक्र तो यहां पर है कि M1 और M2 दो लाइंस की स्लोप्स हैं जिनको लाइन 1 और लाइन 2 कहा जा रहा है। हम यहां पर इंक्लिनेशन का जिक्र करते हैं। inclination of line 1 is equal to alpha 1। इसी पैटर्न पर inclination of line 2 is equal to alpha 2। ये हमने यहां पर वाजे कर दिया। From diagram it is clear that alpha 2 is equal to theta plus alpha 1। alpha 2 is equal to theta plus alpha 1। हमें मालूम क्या करना है? हमें थीटा की वैल्यू मालूम करनी है। अब थीटा की वैल्यू यहां से अगर हम मालूम करें तो थीटा विल बी इक्वल टू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। थीटा विल बी इक्वल टू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। अब स्टूडेंट्स अगर आपके पास इंक्लिनेशंस हों दोनों लाइंस के तो आपके पास सिंपली आ चुका, थीटा आ चुका। अगर आपके पास दोनों लाइंस के इंक्लिनेशंस हों, आप यहां पर भी वही लॉजिक यूज करें। लाइन 1 से लाइन 2 एंटी क्लॉकवाइज एंगल, आप लाइन 2 में से लाइन 1 के इंक्लिनेशन को माइनस कर दें, आपके पास थीटा आ जाएगा। थीटा विल बी एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2। ये एंटी क्लॉकवाइज, ये शो कर रहा है कि इट इज एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2। और अगर आपको फाई मालूम करना है तो दैट विल बी अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 1। ये तो स्टूडेंट्स कंसेप्ट हो गया इंक्लिनेशंस की बेस पर। अगर आपके पास इंक्लिनेशन दोनों लाइंस के मौजूद ना हो तब आप क्या करेंगे? स्टूडेंट्स इस इक्वेशन पर मैं दोनों साइड्स पर टेंजेंट अप्लाई कर रहा हूं। यहां पर लिखा जाएगा टेंजेंट ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू
टेंजेंट ऑफ अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। अब स्टूडेंट्स राइट साइड पर देखें, टेंजेंट ऑफ अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, जरा रिकॉल करें, शाबाश, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 एक फार्मूला था, टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा। दो एंगल्स का जब डिफरेंस बन रहा और उस पर टेंजेंट अप्लाई हो तो फार्मूला क्या था जी? टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा वाज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा। यानी यहां पर होगा टेंजेंट ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा 2 माइनस टेंजेंट ऑफ अल्फा 1 ओवर 1 प्लस टेंजेंट ऑफ अल्फा 1 इंटू टेंजेंट ऑफ अल्फा 2। अब स्टूडेंट्स अल्फा 1 और अल्फा 2 बुनियादी तौर पर क्या है? ये इंक्लिनेशन है दोनों लाइंस के। जब हम इंक्लिनेशन पर टेंजेंट अप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? द आंसर इज ये उस लाइन की स्लोप बन जाती है। यानी टेंजेंट ऑफ अल्फा 2 का मतलब है m2 और टेंजेंट ऑफ अल्फा 1 का मतलब है m1। हम इन दोनों की जगह पर m1 और m2 प्लेस करते हैं। टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू, न्यूमरेटर में टेंजेंट ऑफ अल्फा 2 से बन जाएगा m2 माइनस टेंजेंट ऑफ अल्फा 1 से बन जाएगा m1। डिनोमिनेटर में 1 प्लस m1 m2 प्रूव्ड। स्टूडेंट्स अब इस फार्मूला को याद रखने का ट्रिक एक दफा दोबारा सुन लें। हमें थीटा मालूम करना है। थीटा क्या है? एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2। आप एंटी क्लॉकवाइज आर्क लगाएं। एंटी क्लॉकवाइज आर्क लगाएं तो हेड साइड की स्लोप पहले और टेल साइड की स्लोप बाद में आएगी न्यूमरेटर के अंदर। अगर आप यहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज आर्क लगाएंगे तो ये इसके साथ मैच कर रही होगी। यहां पर टेल है लाइन 1 के साथ और यहां पर टेल है m1 के साथ। यहां पर हेड है लाइन 2 के साथ और यहां पर हेड है लाइन 2 की स्लोप m2 के साथ। अब इस फार्मूला का यूज बेसिकली क्या होगा? एक तो सिंपल यूज है कि हम दो लाइंस के दरमियान एंगल मालूम करेंगे, लेकिन इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए, इसी फार्मूला को यूज करते हुए हम किसी भी पॉलीगॉन के एंगल्स मालूम कर सकते हैं। पॉलीगॉन यानी ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, इनके एंगल्स मालूम कर सकते हैं। फर्ज करें हम बात कर रहे हैं एक ट्रायंगल की, हमें एक ट्रायंगल के एंगल्स मालूम करने हैं। अब फर्ज किया कि मुझे यह एंगल मालूम करना है। आप सिंपली क्या करेंगे? आपने जो एंगल मालूम करना है वहां पर आप एंटी क्लॉकवाइज आर्क लगाएंगे। यह हमारे पास हो गई एंटी क्लॉकवाइज आर्क, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो इस तरह से होगा कि अगर मैं इस एंगल को कह देता हूं थीटा, तो यह हमारा फॉर्मूला होगा टेंजेंट ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ हेड साइड, स्लोप ऑफ हेड साइड, ये साइड जो है ये हमारी हेड साइड है, स्लोप ऑफ हेड साइड माइनस स्लोप ऑफ टेल साइड ओवर 1 प्लस स्लोप इंटू हेड इंटू स्लोप इंटू टेल। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आपको ये एंगल मालूम करना है तो आप यहां पर एंटी क्लॉकवाइज आर्क लगाएंगे। अब आपकी स्लोप पहले आएगी इस साइड की, इस साइड की स्लोप पहले माइनस इस साइड की स्लोप बाद में। एक और भी ट्रिक सुन लें कि इंग्लिश अल्फाबेट में H पहले आता है और T बाद में। जब आप इस एंगल के लिए या इस एंगल के लिए फॉर्मूला बना रहे होंगे तो सिंपली अगर ये एंगल है सपोज बीटा, तो टेंजेंट ऑफ बीटा विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस साइड, स्लोप ऑफ हेड साइड माइनस स्लोप ऑफ टेल साइड। यानी MH अगर मैं लिख दूं और यहां पर मैं लिख दूं MT, तो डिनोमिनेटर में कोई मसला नहीं है, वहां पर तो सिंपली आपके पास सम हो रहा है, सो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका कंसेप्ट है जो आपको जहन में रखना है। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और पेंटागन एंड सो ऑन तमाम पॉलीगॉन्स के एंगल्स को मालूम करने के लिए। स्टूडेंट्स अब इस फार्मूला की बेस पर हम कुछ फर्दर रिजल्ट्स डिस्कस करते हैं। Line 1 will be parallel to line 2 if and only if M1 will be equal to M2। लाइन 1 और लाइन 2 उस वक्त पैरेलल होंगी जब इन दोनों लाइंस की स्लोप्स आपस में इक्वल होंगी।
इसको हम ड्राइव करेंगे इस बात को इस फार्मूला की बेस पर। स्टूडेंट्स, अगर लाइन 1 और लाइन 2 आपस में पैरेलल होंगी तो इन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल क्या होगा? द आंसर इज 0। सो हम यहां पर सीटा की जगह पर लिख देंगे 0। टेंजेंट ऑफ 0 विल बी इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। अब टेंजेंट ऑफ 0 क्या होता है? द आंसर इज 0। सो हमें यहां से रिजल्ट मिलेगा m2 माइनस m1 विल बी इक्वल टू 0। चूंकि टेंजेंट ऑफ 0 0 है, 1 प्लस m1 इंटू m2 इस तरह जाके मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया 0। m2 माइनस m1 विल बी इक्वल टू 0। यहां से हमें मिला m2 इज इक्वल टू m1। अब ये बात याद रखिएगा कि अगर दो लाइंस की स्लोप्स आपस में इक्वल आ जाएं तो वो दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। ये बात हम पहले यूज कर चुके हैं, इसका प्रूफ आज हमने देखा है। क्रॉलरी ट्रू। line 1 will be perpendicular to line 2 if 1 plus m1 m2 will be equal to 0। दो लाइंस उस वक्त परपेंडिकुलर होंगी जब 1 प्लस m1 इंटू m2 विल बी इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो उन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल क्या होगा? द आंसर इज एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 भी 90 होगा और एंगल फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 1 भी 90 डिग्रीज होगा। हम यहां पर लिखेंगे 90। टेंजेंट ऑफ 90 लिख लें या टेंजेंट ऑफ पाई बाय 2 लिख लें। यहां पर अगर हम डिग्रीज में बात करें तो डिग्री का सिंबल डाल देते हैं। टेंजेंट ऑफ 90 विल बी इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। टेंजेंट ऑफ 90 क्या होता है? द आंसर इज अनडिफाइंड। अब स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड पर हमारे पास आ रहा है अनडिफाइंड, राइट साइड पर है हमारे पास m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2। अब इस फ्रैक्शन का आंसर अनडिफाइंड कब आएगा? द आंसर इज जब इसका डिनोमिनेटर 0 होगा। जब डिनोमिनेटर 0 होगा उसी सूरत में इसका रिजल्ट अनडिफाइंड आ सकता है। अब लाइंस हैं परपेंडिकुलर, ये दो स्लोप्स इक्वल तो होंगी नहीं। जब दो स्लोप्स इक्वल नहीं होंगी तो उस सूरत में ये दो तो डिफरेंट वैल्यूज होंगी। सो न्यूमरेटर के अंदर आपके पास नॉन जीरो आंसर आएगा। नॉन जीरो नंबर डिवाइडेड बाय जीरो नंबर आपको रिजल्ट मिलेगा अनडिफाइंड। सो इसका मतलब यह है कि अगर इस फ्रैक्शन का आंसर अनडिफाइंड आ रहा है तो ये डिनोमिनेटर 0 है। दिस मीन्स 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, इससे यह भी पता चलता है कि m1 और m2 का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। यानी अगर दो लाइंस की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल हो तो वो दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी। हम इससे यह बात भी कह सकते हैं कि अगर एक स्लोप दूसरी स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल हो तो वो दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी। अगर दो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो दो स्लोप्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल भी हैं और वो नेगेटिव रेसिप्रोकल है एक दूसरे का। सो m1 इज इक्वल टू -1 ओवर m2। ये भी स्टूडेंट्स हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। आप इसको इस शक्ल में देखें, इस शक्ल में देखें या इस शक्ल में देखें। स्टूडेंट्स, ये हमने डिफरेंट रिजल्ट्स निकाल लिए स्लोप्स की बुनियाद पर। स्टूडेंट्स, अगर हमें लाइंस की इक्वेशंस जनरल फॉर्म में गिवन हो तो इन्हीं रिजल्ट्स की शक्ल तब क्या बनेगी, आइए डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, कंसीडर करते हैं टू नॉन वर्टिकल लाइंस।
अब नॉन वर्टिकल लाइंस विद रिस्पेक्ट टू हम एक्स वाई प्लेन बात कर रहे हैं, चूंकि एक्स वाई प्लेन के रेफरेंस से जो लाइन वर्टिकल होगी उसकी स्लोप अनडिफाइंड होगी। हम उन्हीं लाइंस की बात कर रहे हैं जिनकी स्लोप्स डिफाइन हो। लाइन 1 की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये लाइन 1 की जनरल इक्वेशन, और लाइन 2 की जनरल इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, हमने पहले सीखा हुआ है कि अगर हमें किसी लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में गिवन हो तो हम उस लाइन की स्लोप कैसे मालूम करते हैं। जरा रिकॉल करें। द आंसर इज स्लोप विल बी इक्वल टू नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। इस कंसेप्ट को यूज करने के लिए जरूरी है कि लाइन की इक्वेशन आपके पास जनरल फॉर्म में मौजूद हो। सो m1 विल बी इक्वल टू, लाइन 1 की स्लोप m1 विल बी इक्वल टू नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y, दैट इज b1। और इसी पैटर्न पर m2 विल बी इक्वल टू नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। अब स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी तो उन दो लाइंस की स्लोप्स आपस में इक्वल होंगी। सो हम पहले बात करेंगे पैरेलल लाइंस की। L1 will be equal to L2, then M1 will be equal to M2। अब यहां पर ये वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं कि इन कोएफिशिएंट्स का आपस में क्या रिलेशन बनता है, क्या एक्सप्रेशन हमारे सामने आता है। M1 की वैल्यू -a1 ओवर b1 और M2 की वैल्यू -a2 ओवर b2। स्टूडेंट्स, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल होगा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास बन जाएगा a1 b2 विल बी इक्वल टू a2 b1। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गया। अगर इन दो लाइंस के कोएफिशिएंट्स के दरमियान ये रिलेशन मौजूद हो तो ये दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0। हम इसे a2 b1 माइनस a1 b2 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। हम इस एक्सप्रेशन से एक एक्सप्रेशन ये भी बना सकते हैं, ये माइनस और माइनस कैंसल, आप a2 को इसके नीचे ले आए और b1 को यहां पर ले जाएं। यानी इसी से मैं एक और एक्सप्रेशन बना रहा हूं। ये डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं जो कि ये शो कर रहे हैं कि ये दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। a1 ओवर a2 विल बी इक्वल टू b1 ओवर b2। स्टूडेंट्स, ये एक्सप्रेशन प्रैक्टिकली स्पीकिंग सबसे आसान है यूज करना। ये बुनियादी तौर पर है क्या? स्टूडेंट्स, a1 और a2 दोनों लाइंस में x के कोएफिशिएंट्स हैं और b1 और b2 दोनों लाइंस में y के कोएफिशिएंट्स हैं। अब ये हमारे पास बन गई रेशो, यानी दोनों लाइंस के x के कोएफिशिएंट्स के दरमियान रेशो अगर बराबर हो दोनों लाइंस के y के कोएफिशिएंट्स के दरमियान रेशो के, तो वो दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। आपको एग्जांपल के जरिए बताता हूं। फर्ज करें आपके पास एक लाइन है 2x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और एक और लाइन है दैट इज 4x प्लस 8y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, x दोनों लाइंस के x के कोएफिशिएंट्स के दरमियान रेशो यहां पर क्या बन रही है? 2:4 और यहां पर है 4:8। क्या ये दोनों रेशोज आपस में इक्वल हैं? द आंसर इज यस। यहां पर 2 1s are 2, 2 2s are 2, यहां पर 4 1s are 1 एंड 4 2s are 8। दोनों 1:2 हैं। दोनों रेशोज आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब है दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। सो स्टूडेंट्स, इसी एक्सप्रेशन से एक और बात भी निकलती है कि अगर ये रेशोज बराबर ना हों तो इसका मतलब ये होगा कि ये दो लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है, और अगर पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब है इंटरसेक्टिंग है। यानी यहां से ही एक और बात स्पेशल नोट के तौर पर आपको लिखवा रहा हूं। इफ
A1 over A2 will not be equal to B1 over B2, then lines will be intersecting each other. स्टूडेंट्स, इसी एक्सप्रेशन से एक और बात भी हम आगे बना सकते हैं। यहां पर हमने देखा कि A1 रेशो A2 और B1 रेशो B2 पैरेलल लाइंस के लिए बराबर हैं। स्टूडेंट्स, अगर C1 और C2 में भी यही रेशो बन जाए जो कि A1 और A2 में है, जो कि B1 और B2 में है, तो उस सूरत में ये दो लाइंस पैरेलल होने के साथ साथ कोइंसिडेंट लाइंस भी होंगी। कोइंसिडेंट लाइंस ऐसी लाइंस जो एक दूसरे पर ओवरलैप कर रही हों। सो यहीं से एक और बात बना रहे हैं हम। नेक्स्ट वी हैव if A1 ratio A2 will be equal to B1 ratio B2 and this further will be equal to C1 ratio C2, then lines will be coincident. अब स्टूडेंट्स, आपके ज़हन में सवाल आना चाहिए कि पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस में क्या फर्क है। स्टूडेंट्स, कोइंसिडेंट लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अभी भी अगर बात समझ नहीं आई तो मैं आपको ये दिखा रहा हूं विजुअल। स्टूडेंट्स, ये दो लाइंस पैरेलल हैं, द आंसर इज यस। स्टूडेंट्स, ये दो लाइंस देखिए। अब ये दो लाइंस पैरेलल तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये कोइंसिडेंट लाइंस भी हैं। यानी कोइंसिडेंट लाइंस बुनियादी तौर पर ओवरलैपिंग लाइंस होती हैं। ओवरलैपिंग लाइंस हमेशा पैरेलल होती हैं, लेकिन पैरेलल लाइंस लाजमी नहीं है कि हमेशा कोइंसिडेंट भी हों। सो इस बात को भी साथ लिख लेते हैं। कोइंसिडेंट लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। But the converse is not always true. अब स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे परपेंडिकुलर लाइंस की। स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो उनकी स्लोप्स का आपस में क्या ताल्लुक होगा? द आंसर इज उन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। हमारे पास लाइन 1 की स्लोप है -A1 ओवर B1। सिंस हम यहां पर पहले जो फैक्ट हमने पहले डिस्कस किया उसका तस्करा करते हैं। सिंस L1 विल बी परपेंडिकुलर टू L2 इफ 1 प्लस M1 M2 विल बी इक्वल टू 0, यानी दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। Here M1 is equal to -A1 over B1, M2 is equal to -A2 over B2. Putting values, अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं 1 प्लस -A1 over B1 -A2 over B2 is equal to 0. अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस माइनस विल बिकम प्लस। वी विल हैव 1 प्लस A1 A2 ओवर B1 B2 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, इस फ्रैक्शन को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, या आप 1 को कह लें कि हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। A1 A2 ओवर B1 B2 विल बी इक्वल टू -1। अब ये डिनोमिनेटर दूसरी तरफ -1 से जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो A1 A2 विल बी इक्वल टू -B1 B2। अब यहां से A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास कंडीशन बन गई कि जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी। स्टूडेंट्स, ये हमने आज डिस्कशन मुकम्मल की कि हम दो लाइंस के दरमियान एंगल कैसे मालूम कर सकते हैं, और इसके अलावा हमने कंडीशंस ऑफ पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस डिस्कस की।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं कंसेप्ट से मुतालिक कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।